ओके जी। तो क्या कह रहे हैं सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का रिवीजन करते हैं। सर अदर सोर्स में कौन कौन से सेक्शन कवर होते हैं? तो सेक्शन 56 से लेके 59 तो कवर होती हैं और 145 का रेफरेंस आता है। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन है 56 और 56 कहता है कि भैया अदर सोर्स में अगर आपको इनकम लेना चाहते हैं तो सुनिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो आपके पास इनकम होनी चाहिए। हमने कहा जाहिर सी बात सर, इनकम है तो ही तो बात कर रहे हैं। दूसरी बात, वो इनकम पिछले 4 हेड में किसी में भी टैक्सेबल ना हुई हो, क्योंकि वहां आ गई तो यहाँ नहीं आएगी। मैंने कहा ओके। और तीसरी बात, वो इनकम एग्जाम नहीं होनी चाहिए, टैक्स फ्री नहीं होनी चाहिए। मतलब इनकम भी है, टैक्स फ्री भी नहीं है और किसी हेड में अभी तक आई भी नहीं है, तो फिर तो बचा क्या, यही बचा हेड, तो वो इनकम यहाँ पे आ जाएगी। ओके आगे देखिए, सेक्शन 145 मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। अदर सोर्स में भी कई बार जैसे इंटरेस्ट इनकम हो जाती है, जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उसमें कोई लोन हमने दे रखा है उसकी इनकम हो जाती है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है अक्रूवल और रिसिप्ट बेसिस। आप हो सकता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन करते हैं, हो सकता है आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिसिप्ट बेसिस पे मेंटेन करते हैं। इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपने अकाउंट रिसिप्ट बेसिस पे मेंटेन करते हैं तो हमें भी टैक्स रिसिप्ट बेसिस पे दे दीजिए। पूरे साल के दौरान जो इंटरेस्ट मिला वो टैक्सेबल कर दीजिए, जो खर्चा पे किया वो लेस कर लीजिए। और अगर आप अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं तो फिर जो बाकी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो पूरे पीरियड का बनता है उतनी इनकम, जो खर्चा बनता है उतना एक्सपेंसेस, जो बचा वो इनकम। बोलिए जी, क्लियर है? सेक्शन 145 तक क्लियर है? ओके। अब सर इसमें कौन कौन सी इनकम आती है, तो मैं इसको दो तरीके से हमेशा समझाता हूँ आपको। जब मैंने रेगुलर क्लास पढ़ाई थी तब भी दो तरीके से समझाया था, और आप भी अपने माइंड में इसको दो तरीके से फिट कर लीजिए। एक तो ऐसा कि हमने जब 4 हेड पढ़े थे, सैलरी, एचपी, बीएनपी एंड कैपिटल गेन, तो एक तो हमने जब 4 हेड पढ़े थे ना, उस 4 हेड में कई इनकम ऐसी थी जो वहां नहीं आ रही थी, तो उस इनकम को उठा के यहाँ ले आइए। एक काम तो आप ये कर सकते, ठीक है। उसके अलावा कुछ इनकम ऐसी हैं जिनका हमने जिक्र भी नहीं किया अभी तक और वो किसी एड में आई भी नहीं अभी तक, उसको आप डायरेक्टली यहाँ ले आइए। सर इसका मतलब कैसे, सुनिए। हमने जब सैलरी पढ़ा था तो हमने कहा था फैमिली पेंशन अदर सोर्स में जाएगी, बोला था। इंटरेस्ट ऑन यूआरपीएफ अदर सोर्स में जाएगा, ऐसा बोला था। अगर ग्रेचुटी एसएससी को ना मिलकर उसकी फैमिली को मिल रही है तो अदर सोर्स में जाएगी। तो ऐसे तो कुछ लिंक हमने सैलरी में पढ़े। फिर आ जाइए हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में हमने कहा कि अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है, किराए पे लेके किराए पे दे रहे हैं, सबलेटिंग कर रहे हैं, तो अदर सोर्स में जाना है। हाँ जी कहा था। खाली जमीन पड़ी है तो अदर सोर्स में जाना है, ये भी कहा था। आई बात समझ में? तो उनको ले आइए। फिर हमने बीएनपी जब पढ़ा तो बीएनपी में तो ऐसा कोई जिक्र था नहीं कि सर यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। हाँ सैलरी का जरूर था कि एमएलए एमपी वगैरह की जो सैलरी है वो यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद हमने कैपिटल गेन पढ़ा, तो कैपिटल गेन में हमने कहा कि सर एडवांस मनी फॉरफिटेड अगर 1/4/2014 के बाद हुई है तो वो आप अदर सोर्स में ले जाइए। अगर कंपनसेशन या इनहांस कंपनसेशन के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है तो उसको भी अदर सोर्स में ले जाइए। तो इस तरीके से ये इनकम पीछे वाले हेड से रिलेटेड तो है पर वहां नहीं आई, इसलिए यहाँ आ रही। बोलिए क्लियर है? हाँ जी क्लियर है बेटा। हाँ जी, तो ये चीजें तो आप वहां से ले आए, जैसे ये वहां से आ गया, ये वहां से आ गया, ठीक है। ये वहां पे आ गया, ये वहां से आ गया, ये चीजें तो सर वहां से आ गई। अब कुछ इनकम ऐसी भी है जो वहां से नहीं सीधी यहाँ आ रही है। मतलब जैसे मान लीजिए मैं बात करूं डिविडेंड। सर डिविडेंड हमने कहीं नहीं पढ़ा, सैलरी में, एचपी में, बीएनपी में, कैपिटल गेन में कहीं पे भी आया क्या डिविडेंड? नहीं आया, तो सीधा वो सर यहीं आ जाएगा, ठीक है। लॉटरी हो गई, कौन बनेगा करोड़पति हो गया, कोई भी गेम शो हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, उनसे जो हमने जीता हॉर्स रेस से, क्या वो कहीं पे सोचा था हमने? नहीं। तो वो जो चीजें कहीं नहीं आई वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। गिफ्ट मिला, ये सब चीजें यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो कभी भी इस चीज को रट्टा ना मारो कि एचपी इसमें अदर सोर्स में क्या आएगा, रट्टा की जरूरत नहीं है रट्टा मारने की। आप ये सोचो कि जिस इनकम की आप बात कर रहे हैं क्या वो पिछले 4 हेड में आने लायक है, क्या उसमें आएगी? आप कहोगे नहीं उसमें नहीं आएगी, तो फिर यहाँ आएगी, दैट्स इट। ओके ठीक है। तो इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ जो एग्जाम में जनरली आ जाती है।
ओके, डिविडेंड इनकम हो गई, कैजुअल हो गई, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो गया, गिफ्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन हो गया। और इनकम जो दे रखी है उनमें देखिए सबलेटिंग हमें पता है यहाँ आ जाती है, फैमिली पेंशन का विशेष ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकती है। डायरेक्टर का रेम्युनरेशन, डायरेक्टर कौन से, फुल टाइम डायरेक्टर तो सैलरी में आ जाते हैं, कुछ डायरेक्टर बीएनपी में आ जाते हैं, तो उनको जो एक्स्ट्रा पैसा कुछ मिलता है वो यहाँ आ जाता है। एमएलए एमपी की सैलरी यहाँ आ जाएगी, एग्जामिनर का रेम्युनरेशन आ जाएगा, किसी को पैसा उधार दिया उस पर कोई ब्याज आया वो यहाँ आ जाएगा, जमीन का किराया यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम यहाँ आती है, वैसे तो एग्जाम होती है इंडिया में तो, पर इंडिया के बाहर की एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी, ठीक है। इनकम टैक्स रिफंड पे कोई इंटरेस्ट मिला वो यहाँ आ जाएगा, रॉयल्टी यहाँ आएगी, प्राइवेट ट्यूशन यहाँ आएगी, स्टाइफंड यहाँ आएगा, ओविंग एंड मेंटेनिंग कोर्स यहाँ पे आएगा, लो जी। तो ये सारी इनकम सर यहाँ पे आ जाएगी। एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नहीं। अब सुनिए, अब जो जो इंपॉर्टेंट इनकम है उनको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बताया है, जैसे कि कैजुअल इनकम। सर कैजुअल इनकम मतलब क्या? देखो कैजुअल इनकम का मतलब होता है लक बाई चांस या जीतने वाली चीज, जिसमें आप जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, है ना। इसमें आप कहेंगे कि हॉर्स रेस हो गई, कैमल रेस हो गई, कार्ड गेम हो गया, कोई गेम्स हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गई, ये सारी चीजें इसमें कवर होती है, ठीक है। तो इनमें सब में चांस है जीतने हारने के। इन पे जो टैक्स होता है सीधा 30% लगता है, हमने पढ़ा हुआ है सर। और जाहिर सी बात है अगर 30% लगता है तो टीडीएस भी 30% से कटेगा। और टीडीएस कब कटता है? जब अमाउंट 10,000 से ज्यादा हो वो, और बाकी टीडीएस की बातें टीडीएस वाले चैप्टर में, ठीक है। सर इनमें से किसी खर्चों की कोई छूट नहीं मिलती, ये इंपॉर्टेंटली आप ध्यान रखिएगा। बाकी किसी भी इनकम को कमाने के लिए अगर हम कोई खर्चा करते हैं तो उसकी छूट मिल जाती है, बट कैजुअल इनकम को कमाने के लिए हम कोई भी खर्चा करते हैं उसकी छूट हमें नहीं मिलती है, तो ये स्पेशली याद रखिएगा। 80C से यू की डिडक्शन भी नहीं मिलती। कहने का मतलब आप ये मानिए कि कैजुअल इनकम एक बिल्कुल माफिया डॉन है। कैजुअल इनकम का मतलब ही माफिया डॉन है, जिससे कोई लिंक नहीं है, ना खर्चे की छूट है, ना कोई सेट ऑफ है, ना कोई डिडक्शन है, कुछ नहीं है, समझ गए। सेट ऑफ भी नहीं होता है, खर्चे की छूट भी नहीं मिलती है और डिडक्शन भी नहीं होता है। ये तो सीधे टैक्सेबल है 30%, ठीक है। मतलब इनको गिरफ्तार करके इन पे केस करके कोई फायदा नहीं, सीधा एनकाउंटर ही हो सकता है, समझ गए। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, इस पे एमसीक्यू बन सकता है अगर टिपिकल पेपर बनाना हुआ तो इसमें एमसीक्यू बन सकता है। जैसे इनकम ऑफ जोकी, जोकी क्या होता है पता है आपको? पहनने वाली जोकी नहीं बोल रहा हूं, जोकी होता है जो राइडिंग करता है ना, हॉर्स रेस में जो घोड़ा भगा रहा होता है उसको जोकी बोलते हैं, हॉर्स राइडर। तो उसको जो भगाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, क्या वो कैजुअल इनकम है? बताइए, उस बंदे को जो घोड़ा चलाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, क्या वो कैजुअल इनकम है? नहीं, वो तो कोई कैजुअल नहीं है, वो तो मेहनत कर रहा है बेचारा अपना, तो उसको जो पैसा मिलेगा वो कैजुअल इनकम में नहीं आएगी। विनिंग फ्रॉम ए मोटर कार रैली, मोटर कार की रेस होती है ना, जो F1 रेस, फॉर्मूला रेस, ऐसी रेस होती है, उनको भी कैजुअल में नहीं लिया गया। कैसे? ध्यान से सुनो, अब इस बात को थोड़ा सा आप डाउन टू अर्थ होके सुनेंगे ना तो बात समझ में आएगी। कैसे? समझिए, मैं एक राइडर हूं, मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है। मैं एक राइडर हूं और मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं जीत गया तो प्राइस मिलेगा और नहीं जीता तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही होता है। लाइक अगर मैं जीत गया तो प्राइस मिलेगा और नहीं जीता तो कुछ नहीं होगा। क्या इसमें गैम्बलिंग जैसा कुछ है? क्या इसमें गैम्बलिंग जैसा कुछ है? नहीं। आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे ना तो गैम्बलिंग में और कंपटीशन में एक छोटा सा फर्क होता है। गैम्बलिंग में और कंपटीशन में एक छोटा सा फर्क होता है। कंपटीशन में जीते तो प्राइज है, हारे तो कुछ नहीं है, पर गैम्बलिंग में जीते तो मिलेगा और हारे तो लगेगा। आप ऐसे फर्क कर लीजिए हमेशा, ठीक है। जीते तो मिलेगा और हारे तो लगेगा, जबकि कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। कंपटीशन में आप अपनी स्किल, बिल्कुल नवीन ठीक कह रहे हैं, स्किल का इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है। आप अपनी अच्छी ड्राइविंग करते हैं तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई अच्छा भागता है, रनिंग कर रहा है तो रनिंग उसकी स्किल है, तो वो अपनी स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको आप कैजुअल इनकम नहीं कह सकते, समझ गए। अब लॉटरी आपने लगाई, देखो दोनों चीजों को लेते हैं। आपने कार रेस में हिस्सा लिया और आपने लॉटरी की टिकट खरीदी, लॉटरी की टिकट अगर नहीं निकली, ठीक है, तो आपके टिकट का पैसा डूब जाएगा, ठीक है। और उसमें आपका कोई टैलेंट है क्या? नहीं, कोई टैलेंट नहीं है, तो क्या उसको कैजुअल बोल सकते हैं?
लॉटरी टिकट खरीदने को या लॉटरी लगने को कैजुअल बोल सकते हैं। हाँ सर, क्योंकि उसमें कोई टैलेंट नहीं है। कार रेस में आपने पार्टिसिपेट किया, टैलेंट पे आप काम कर रहे हैं, जीते तो आपके टैलेंट के पैसे और नहीं तो कोई बात नहीं, समझ गए? तो ये आप देखें। लॉटरी हेल्ड एज ए स्टॉक, ठीक है, जो लॉटरी बेचने वाला है उसके पास कुछ लॉटरी बच गई और इत्तेफाक से जो नंबर कंप्यूटर ने निकाला वो उसी का निकाल दिया जो लॉटरी बिकी नहीं। प्राइस तो उसको मिलेगा बेचने वाले को, पर वो उसकी बीएनपी इनकम हो जाएगी, कैजुअल इनकम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो उसका स्टॉक था और स्टॉक में उसको फायदा हुआ। क्लियर है? तो जो डिटेल में बताने वाली बात थी मैंने डिटेल में बता दी। आगे आ जाइए। फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन का मतलब सर अगर एसएससी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को पेंशन मिलती है, इसलिए उसको फैमिली पेंशन नाम दिया गया है। सिंपल सी बात है। लॉटरी बेचना उसका बिजनेस है, लॉटरी टिकट बेचना उसका बिजनेस है, राइट? हाँ, तो भाई एसएससी की अगर डेथ हो गई तो फैमिली को पेंशन मिलेगी, दैट्स व्हाई इसको फैमिली पेंशन कहते हैं। अब एसएससी के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था, पर एम्प्लॉयर के बीच में और एसएससी की फैमिली के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए ये अदर सोर्स में आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इसमें से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दी गई है, मतलब कि कुछ अमाउंट टैक्स फ्री किया गया है। कितना? जितनी पेंशन है उसका 1/3 और 15,000 रुपए दोनों में जो भी कम हो, ठीक है। फैमिली पेंशन का 1/3 और 15,000 रुपए टोटल, 15,000 रुपए टोटल पूरे साल का, दोनों में जो भी कम हो उतना टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। पेंशन मंथली, अरे सैलरी वाले में मत जाओ, सैलरी वाले में मत जाओ। मंथली पेंशन या कम्यूटेड पेंशन वो अपन ने वहां पढ़ा था, वो सैलरी हेड में कवर हो गया। यहाँ तो जो पेंशन मिल रही है किसको? फैमिली को, उसकी बात है। अब चाहे वो मंथली मिल रही हो चाहे कैसे भी मिल रही हो, आप तो जितनी टोटल पेंशन मिले उसका 1/3 और 15,000 रुपए, ये दोनों ईयरली अमाउंट्स हैं और उतने में से जो भी कम हो वो लेस कर दें। ओके, क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है फैमिली पेंशन 40,000 रुपए, बस ऐसे लिखा हो सकता है। ऐसा हो सकता है फैमिली पेंशन 4,000 रुपए पर मंथ, तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों में ही। हमें तो दोनों में जो भी टोटल अमाउंट है उसका 1/3 या 15,000 रुपए, दोनों में से जो भी कम हो वो लेस कर देंगे। बोलिए, क्लियर है? सर्विस के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है और उसकी फैमिली को पैसा मिलता है तो वो टैक्स फ्री है, ठीक है। अगर फैमिली जैसे मान लीजिए एसएससी रिटायर हो गया, उसको खुद को पेंशन मिल रही थी और अब वो चला गया तो फैमिली को मिलने लग गई। और अगर काम करते टाइम पे किसी की डेथ हो जाती है और उसको कोई मुआवजे के तौर पे, पेंशन का मतलब मुआवजे के तौर पे कोई अमाउंट मिलता है तो वो टैक्स फ्री है, ठीक है। इसको मैं पेंशन नहीं कहूंगा, मुआवजा कहूंगा या कॉम्पनसेशन कहूंगा। बोलो जी, क्लियर है बेटा यहाँ तक? क्या पूछते हैं जी? हाँ बिल्कुल दीपक सही कह रहे हो। ओके, चलिए आगे सुनिए सर। हाँ, शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, ये क्या कह रहा है कि देखो सर, एक कंपनी को अगर व्हाइट मनी अरेंज करनी है तो मान लीजिए जैसे मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली, प्राइवेट कंपनी पे ही एप्लीकेबल है, ये पब्लिक कंपनी पे अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को आप मैनेज कर सकते हैं, उसकी प्राइस आप मैनेज कर सकते हैं, पर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स की प्राइस आप मैनेज नहीं कर सकते, वो सेबी से गवर्न होती है, राइट। तो इसलिए ये प्रोविजन सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है? प्राइवेट कंपनी पे। अब अगर मैंने एक प्राइवेट कंपनी खोल ली और उसमें 10 रुपए का शेयर था, मार्केट वैल्यू 12 रुपए थी, पर मैंने अपने रिश्तेदारों को 50-50 रुपए में बेच दिया ताकि मेरे पास व्हाइट मनी आ जाए और मुझे कोई टैक्स पे ना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन मनी जो आती है क्या वो इनकम है? बताइए, अगर मैं शेयर इश्यू करके किसी से कुछ पैसा लेता हूं तो क्या वो मेरी इनकम है? पहले तो ये क्लियर करो। एक कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो क्या वो उसकी इनकम होती है? नहीं, वो तो उसका फंड अरेंजमेंट है, वो इनकम थोड़ी है। तो देखो कैसे आराम से उसने व्हाइट मनी इकट्ठी कर ली, 10 रुपए वाला शेयर रिश्तेदारों को 50-50 रुपए में बेच दिया। तो बताओ क्या कंपनी के पास व्हाइट मनी आ गई बहुत सारी? हाँ। तो ऐसे केस में क्या बोला गया कि भैया ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी, अब शर्तें ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है और अगर आप शेयर इश्यू करते हैं प्रीमियम पे, अगर आप एट पार कर रहे हो डिस्काउंट कर रहे हो फिर तो बात ही खत्म होगी।
क्योंकि जितनी फेस वैल्यू उतने पे तो कोई गिफ्ट होता ही नहीं। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी है और आप शेयर इश्यू कर रहे हैं प्रीमियम पे, और आप जिसको शेयर इश्यू कर रहे हैं वो बंदा रेजिडेंट है, ठीक है, और आपकी जो प्राइस है वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, ध्यान रहे मार्केट फेस वैल्यू से ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रीमियम पे जब भी शेयर इश्यू होता है तो फेस वैल्यू से तो ज्यादा ही होगा, वो तो जाहिर सी बात है, मार्केट वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन पूरी होती है एक साथ, तो मार्केट वैल्यू से ज्यादा जो भी आपको मिला है दैट विल बी ट्रीटेड एज योर गिफ्ट, कंपनी के हाथ में उसको गिफ्ट मान लिया जाएगा। बोलो क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे फेस वैल्यू 10 रुपए, ठीक है, FMV 15 रुपए, इश्यू प्राइस 20 रुपए। बताइए क्या प्राइवेट कंपनी है? हाँ जी प्राइवेट है। क्या प्रीमियम पे इश्यू कर रही है? हाँ जी प्रीमियम पे इश्यू कर रही है। क्या FMV से ज्यादा है? हाँ जी FMV से ज्यादा है। तो जितना FMV से ज्यादा है मतलब 5 रुपए पर शेयर का क्या हो जाएगा? गिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? ये देखिए यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, तो आप इस टेबल को देख लीजिएगा। एक मैं बता देता हूँ। प्राइवेट कंपनी, मिस्टर डी को शेयर दिया, वही 10, 15, 20, ये तो अपन ने अभी पढ़ा है, 5 रुपए का गिफ्ट हो जाएगा। एक और पढ़ा देता हूँ। टी प्राइवेट कंपनी है, नॉन रेजिडेंट को दिया। अब जैसे ही बोला कि नॉन रेजिडेंट को दिया, सेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि सेक्शन कब लगता है? जब रेजिडेंट को देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी आपको देख लेनी है। अगर ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज हम चेक कब करेंगे? चेक कब करेंगे? लास्ट प्रीवियस ईयर के लास्ट डे पे चेक करेंगे। अगर मान लीजिए पहले जब हमने किसी को शेयर इश्यू किया था वो नॉन रेजिडेंट था, पर आखिरी दिन तक रेजिडेंट हो जाता है। शेयर कंपनी इश्यू करने वाली पहले प्राइवेट थी, फिर पब्लिक हो जाती है, तो लास्ट डे चेक करनी है सारी कंडीशन। अगर लास्ट डे पे इनमें से कंडीशन चेंज हो गई तो लास्ट डे वाला स्टेटस काम में आएगा और उसके हिसाब से ही प्रोविजन लगेगा। ओके चलिए। इंटरेस्ट ऑन NSE, KVP, IVP फुल्ली टैक्सेबल है? बिल्कुल टैक्सेबल है, ठीक है। और हर साल एक्यूमुलेट होता रहता है, पैसा मिलता नहीं है हमें, जुड़ता रहता है और लास्ट में एक साथ मिल जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना, इसको पढ़ना ही मत, याद कर लेना इसको, क्योंकि ये एग्जाम में इंटर में बहुत बार आया हुआ है MCQ में। तो अगर मान लीजिए पुराने पेपर से कहीं कॉपी किया गया तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट है तो इंडिविजुअल के केस में 3500 रुपए एग्जाम हो जाते हैं आपके, और ज्वाइंट अकाउंट के केस में 7000 रुपए। मतलब पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है वो आपके अकेले के नाम पे है तो 3500 रुपए आप लेस कर दीजिए, और 2 लोगों के मिक्स नाम पे है तो 7000 रुपए आप लेस कर दीजिए। ओके एक बार यहां तक बता दीजिए, कोई डाउट किसी को? आगे आ जाइए सर। डिविडेंड, हाँ ईयरली है बेटा, एग्जाम्पशन ईयरली है। चलिए आगे सुनिए, डिविडेंड इनकम क्या होता है? सर डिविडेंड इनकम बहुत आसान सी बात है, पहले ये कॉम्प्लेक्स हुआ करता था कंसेप्ट, पर अब आसान हो गया है क्योंकि इसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया गया है। सर डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो भी इनकम कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये अमाउंट पहले क्या कंपनी के लिए टैक्सेबल होता था और शेयर होल्डर के लिए टैक्स भी हुआ करता था, पर लास्ट ईयर इसको चेंज कर दिया गया है, अब कंपनी के लिए टैक्सेबल नहीं है, शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल है, राइट? ओके उसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट है डीम्ड डिविडेंड, हालांकि अब इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहा ये, फिर भी अपने वो पता होना चाहिए। पता ऐसे होना चाहिए कि सर अगर मेरे पास, हाँ मेरी प्राइवेट कंपनी है, जनरली ये सारे काम प्राइवेट कंपनी में होते हैं, कि सर मेरी कोई कंपनी है और उस कंपनी में प्रॉफिट पड़ा है, और मैं किसी भी नाम से, अब अगर मेरे पास प्रॉफिट पड़ा है ना, तो मैं किसी भी नाम से अपने शेयर होल्डर को पैसा दे दूं, वो डिविडेंड ही माना जाए, क्योंकि सीधा सा लॉजिक लगाया गया कि भाई अगर कंपनी के पास प्रॉफिट रखा है और उसे शेयर होल्डर को पैसे देने ही है, तो फिर वो उधार देना या फिर कोई एसेट बांटना ऐसे क्यों कर रहा है? प्रॉफिट में से दे दो, डिविडेंड दे दो,
तो अगर आप नाम बदल भी रहे हैं उसका, आप बोल रहे हैं मैंने एसेट दी है, आप बोलते हैं मैंने डिबेंचर दिया है या डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया है, आप कहते नहीं कंपनी बंद हो रही तब हम बांट रहे हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि कंपनी शेयर कैपिटल कम कर रही है इसलिए बांट रहे हैं, आप कहते हैं हम तो लोन दे रहे हैं, आप कुछ भी दो, व्हाटएवर। अगर कंपनी में, जैसे मान लीजिए कंपनी के पास प्रॉफिट रखा हुआ है 10 लाख रुपए और मैं इसका 10% शेयर होल्डर हूं, ठीक है, अब 10% शेयर होल्डर होने का मतलब क्या इसके प्रॉफिट में 1 लाख रुपए मेरे हैं? क्या इसके प्रॉफिट में 1 लाख रुपए मेरे हैं? यस सर मेरे हैं। अब ये मुझे कभी बोलते कि मैं आपको 1 लाख की एसेट दे देती हूँ, तो बताओ वो 1 लाख रुपए मेरे लिए क्या माने जाएंगे? जाहिर सी बात है इनकम तो मानी जाएगी ना, कि भाई उन्होंने पैसा ना दे के आपको क्या दे दिया, एसेट दे दी, पैसा ना दे के डिबेंचर दे दिया, पैसा दे दिया लिक्विडेशन हो गया तब तो, या फिर सर शेयर कैपिटल कम के नाम पे चेक दिया और ये नहीं बोला कि प्रॉफिट में से दे रहे हैं, ऐसा बोला कैपिटल में से दे रहे हैं। अब बताओ ऐसा कभी होगा? अगर एक कंपनी के पास प्रॉफिट रखा हुआ है और वो कहते हैं मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो वो प्रॉफिट बांटेगी पहले या कैपिटल कम कर देगी? प्रॉफिट बांटेगी जी, जाहिर सी बात है। तो कुल मिला के बात आप ये समझ लीजिए, अगर कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है और कंपनी आपको कुछ भी दे रही है तो वो आपके लिए डिविडेंड ही माना जाएगा, दैट्स इट। ओके, ठीक है। अगर कंपनी अपने रिजर्व में से आपको बोनस शेयर इशू करती है तो बोनस शेयर बिल्कुल अलग होते हैं। बोनस शेयर का मतलब आपके पास एक कैपिटल एसेट आ गई फ्री में, तो उसका ट्रीटमेंट फिर कैपिटल गेन में होगा, यहाँ पे कोई नहीं होगा। कहने का मतलब सर बोनस और डिविडेंड अलग अलग है, समझ गए? बोनस शेयर अलग है और डिविडेंड अलग है, मिक्स ना करना दोनों को। ओके, ओके। अभी सर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया गया है तो पाने वाले के हाथ में सारा टैक्सेबल हो जाएगा। आगे आ जाइए सर, डिविडेंड में से जो डिडक्शन, क्योंकि अभी चेंज किया गया था इस प्रोविजन को, तो क्या बोला कि डिविडेंड में जो डिडक्शन मिलेगी वो कितनी मिलेगी? जितनी आपकी डिविडेंड इनकम हो रही है उसका 20% तक ही आपको खर्चा मिल सकता है। जैसे आप कहते हैं कि सर मैं 100 रुपए का डिविडेंड कमाया है तो आप 20 रुपए तक का खर्चा ही क्लेम कर सकते हैं, उससे ज्यादा खर्चा क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाएगी सर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मतलब आपने कोई बॉन्ड डिवेंचर खरीद रखे हैं, उस पर कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगर सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और स्पेशली बोला गया है कि भैया उसका टैक्स फ्री है तो वो टैक्स फ्री है, ठीक है। हाँ नवीन बोलो। हेलो हाँ नवीन बोलो। सर, ये जो म्यूचुअल फंड है हम्म। तो उसमें भी 20% मिलती है एग्जम्पशन? म्यूचुअल फंड में नहीं, डिविडेंड इनकम है तो, अगर डिविडेंड इनकम है तो मिल जाएगी। म्यूचुअल इसमें लिखा फंड, है डिविडेंड इनकम ऑन म्यूचुअल फंड। हाँ, म्यूचुअल फंड पे भी डिविडेंड मिलता है बेटा, म्यूचुअल फंड पे भी डिविडेंड मिलता है, म्यूचुअल फंड्स पे भी डिविडेंड मिलता है। तो अगर म्यूचुअल फंड से डिविडेंड मिला मतलब डिविडेंड इनकम होनी चाहिए, चाहे वो शेयर पे हो, चाहे म्यूचुअल फंड पे हो, चाहे यूटेक यूनिट पे हो, समझ गए? म्यूचुअल फंड को बेचने से कुछ होगा उस पे नहीं है। ओके, चलिए। तो सिक्योरिटीज का मतलब बता दिया आपको, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट इसमें मैं स्पेशल बता देता हूँ, सुनो। सर सिक्योरिटीज का अगर इंटरेस्ट हमारे लिए टैक्सेबल है तब वो तो ठीक है, ओके है। अगर सिक्योरिटी हमने स्टॉक के रूप में रखी तो बीएनपी में चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट के रूप में रखी है तो अदर सोर्स में चला जाएगा। टीडीएस कट के मिला तो आप ग्रॉस कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उस इंटरेस्ट को कमाने में आपने जो भी खर्चा किया, चाहे कलेक्शन का, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन का, चाहे और कोई खर्चा, वो सारे खर्चे आपको अलाउेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल पॉइंट ये है, स्पेशल पॉइंट ये है, इस पे अगर पेपर टफ सेट करना हो तो ऐसा क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में डाला जा सकता है, ठीक है। इसको टफ अगर करना हो तो शॉर्ट नोट में डाला जा सकता है। कैसे है इसको आप समझिए। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा मे बी, एक्स बॉन्ड प्राइस और एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, ऐसा पढ़ा है क्या कुछ? बोलिए, ऐसा पढ़ा है क्या, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट बॉन्ड या डिवेंचर में? पढ़ा है?
ओके, देखिए जून और दिसंबर दो टाइम पे मुझे बोला गया कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मेरे पास 10,000 बॉन्ड पड़े हैं और इस 10,000 बॉन्ड पे मुझे 5 लाख की इनकम होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा इनकम है, तो मैं 30% की स्लेब रेट में आ रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इस इनकम को अपनी वाइफ में डाइवर्ट करने का सोचा। तो मैंने जून से जस्ट पहले वाइफ को ये ट्रांसफर कर दिया और जून के बाद वापस ले लिए। ओके, जून के जस्ट पहले मैंने क्या कर दिया, ये किसको दे दिया, वाइफ के नाम कर दिया, ठीक है। और जैसे ही इंटरेस्ट मिला मैंने वापस अपने नाम करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी इनकम ट्रांसफर किसके हाथ में हो गई, वाइफ के हाथ में हो गई। तो बताओ क्या मैंने अपना टैक्स बचा लिया? हाँ, तो उसको रोकने के लिए बोला गया है, इस ट्रांजेक्शन को, इस पूरे ट्रांजेक्शन को नाम क्या दिया गया, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। इसको नाम दिया गया बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। ओके, अब ऐसा बोला गया कि अगर आपने ऐसा किया है तो ट्रांसफर करने वाले को मालिक मान लेंगे, ट्रांसफर करने वाले को ही मालिक मान लेंगे, मतलब मुझे ही मालिक मान लेंगे, मुझे ही मालिक मान लेंगे। तो फिर मुझे ये करने का कोई फायदा नहीं है। बोलो जी, बात समझ में आ गई बेटा? ओके, इनकम ऑन डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जिसको आप जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो डीप डिस्काउंट मतलब भी हैवी डिस्काउंट होता है और जीरो कूपन बॉन्ड मतलब भी हैवी डिस्काउंट पे इश्यू होता है। हमने इसको पढ़ा था कैपिटल गेन में, ठीक है, हमने इसको कैपिटल गेन में पढ़ा था आई थिंक। हाँ, तो कैपिटल गेन में अगर हमने इसको बेचा है तो वहां पे हमें रिडम्पशन हुआ है, तो वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा, राइट। तो उसी का चीज यहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए, जितने में बेचा और जितनी इश्यू प्राइस थी वो आपके कैपिटल गेन के रूप में चली जाएगी, ठीक है। और अगर रिडम्पशन होता है तो जो डिफरेंस आएगा वो किस में आ जाएगा, इंटरेस्ट में आ जाएगा। आगे बात समझ में इसमें या नहीं आई? बोलो जी भाई, ये बात समझ में आ गई या नहीं है? और अभी नया सिस्टम क्या कर दिया गया है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा आपको। मैंने 70 रुपए में एक बॉन्ड खरीदा, डीप डिस्काउंट बॉन्ड खरीदा, जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए। ध्यान से सुनिएगा, मैंने 70 रुपए में एक डीप डिस्काउंट बॉन्ड खरीदा और जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए, राइट। ओके, इस साल के एंड में इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 78 रुपए। तो क्या मैं 8 रुपए एज ए इंटरेस्ट इनकम बुक कर सकता हूँ? बोलिए। बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, 8 रुपए इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट ही तो है। 70 में मैंने खरीदा था, पहले साल के एंड में, पहले साल के एंड में 78 रुपए उसकी वैल्यू है, तो 8 रुपए बढ़ गए, क्यों बढ़े हुई, इंटरेस्ट के रूप में बढ़े। और तो किस सर और इसका क्या भरोसा, तो ये तो मार्केट वैल्यू है ना। तो मार्केट वैल्यू है तो इंटरेस्ट जुड़ेगा तभी तो मार्केट वैल्यू है ना, सॉरी मेच्योरिटी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू नहीं, मेच्योरिटी वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू है, इट्स नॉट मार्केट वैल्यू, इट्स मेच्योरिटी वैल्यू। ओके, ठीक है। अब दूसरे साल इसकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाती है 86 रुपीज। अब बताओ कितना इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ दूसरे साल? बोलो भाई, क्या इन दोनों का डिफरेंस? ठीक है, हाँ, तो बस इस तरीके से चलता रहेगा। अगर रिडम्पशन होना है तो ये वाला लगा दीजिए आप, अगर रिडम्पशन नहीं हुआ सीधा बेच ही दिया तो ये वाला लगा दीजिए, और दोनों ही काम नहीं हुए तो ये लगाते रहिए हर साल, बस इस तरीके से चलता रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए सर।
गिफ्ट की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए गिफ्ट आपको जो मिलते हैं चाहे किसी से भी मिले, 3 जगह कवर होते हैं। बॉस से गिफ्ट मिलता है, सैलरी में कवर होता है। कंपनी क्लाइंट से गिफ्ट मिलता है, बीएनपी में कवर होता है, और बाकी किसी से भी गिफ्ट मिले अदर सोर्स में कवर होता है, राइट। अदर सोर्स में जितने भी गिफ्ट मिलते हैं उसमें से कुछ गिफ्ट तो टैक्स फ्री होते हैं, जैसे कि रिश्तेदार से मिला हुआ गिफ्ट, शादी में मिला हुआ गिफ्ट, वसीयत में या उत्तराधिकार में मिला हुआ गिफ्ट, मरते हुए की आखिरी इच्छा में आपको कुछ मिला है वो, लोकल अथॉरिटी से, एक ट्रस्ट से, या जो तरीके ट्रांसफर नहीं माने जाते उनसे कोई गिफ्ट मिले हैं, वो सारे आपके लिए क्या है, टैक्स फ्री गिफ्ट। ठीक है। अच्छा सर टैक्स फ्री गिफ्ट नहीं हुआ तो बेटा फिर आपको 3 तरीके के गिफ्ट मिल सकते हैं, कैश, मूवेबल, इमूवेबल। कैश गिफ्ट अगर सारा मिला के पूरे साल में जितना भी मिला है सब लोगों से मिला दो, उसको टोटल कर दो, और टोटल अगर 50,000 से ज्यादा है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल है, और 50,000 तक है तो पूरा अमाउंट टैक्स फ्री है। मूवेबल प्रॉपर्टी में भी सेम काम करना है, पर जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी है तो आपको मार्केट वैल्यू देनी पड़ेगी। तो जो फ्री में मिली है उसकी पूरी मार्केट वैल्यू दे लो, और जो कम रेट में मिली है उसकी मार्केट वैल्यू में से जितना अमाउंट हमसे लिया गया वो कम कर दो, तो ये आपका फायदा आ जाएगा। फायदे का टोटल कर लो, अगर टोटल पूरे साल का 50,000 से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल है, और 50,000 तक है तो पूरा टैक्स फ्री है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर बात करें और आपको फ्री में मिली है तो स्टाम्प वैल्यू ले लो। स्टाम्प वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल, 50,000 तक है तो फुल्ली टैक्स फ्री, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कंसेशनल में सोचने वाली बात है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। कंसेशनल में स्टाम्प वैल्यू माइनस रेट चार्ज जो आपसे वसूल किया गया वो कम कर देंगे, ठीक है, और जो डिफरेंस आएगा वो आपका फायदा है। अगर वो डिफरेंस 50,000 तक है तो टैक्स फ्री, 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल। पर यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी अपने को जरूरी हो जाती है, क्या जरूरी हो जाती है कि सर स्टाम्प वैल्यू जो है उसको हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारी रेट में और स्टाम्प वैल्यू की रेट में 10% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, हमारी रेट में और स्टाम्प वैल्यू में 10% से ज्यादा का डिफरेंस, पहले 5% हुआ करता था, अभी 10%, 10% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है तो ये वाला क्लॉज नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये वाला क्लॉज नहीं लगेगा। ओके, रिश्तेदार की परिभाषा यहाँ पे सर आपको दे रखी है। प्रॉपर्टी का मतलब, ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी का मतलब लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, बुलियन, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये है। इसका मतलब इनके अलावा अगर आपने किसी को कुछ गिफ्ट किया है तो उस पर ये सेक्शन ही नहीं लगता, और जब ये सेक्शन ही नहीं लगता तो टैक्सेबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं है। कैसे सर? जैसे मान लीजिए आपने किसी को कार गिफ्ट कर दी, क्या कार इसमें आ रही है? बताइए, कार इसमें आ रही है? नहीं, तो कार पूरी टैक्स फ्री है चाहे आप किसी को भी ट्रांसफर कर दो, समझ गए? आपने किसी को कोई वॉच गिफ्ट करी, यहाँ नहीं आ रही है, पूरा टैक्स फ्री है चाहे आप किसी को भी कर दो। तो जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आता वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने दिया, कैसे दिया, क्यों दिया। बता दो भाई, क्लियर है क्या वहां तक? ओके, आगे आ जाइए सर, बोनस स्ट्रिपिंग क्या होती है? तो बोनस स्ट्रिपिंग का मतलब आप ये समझिए कि हमने पता हुआ है कि सर हम जब भी कोई यूनिट खरीदते हैं किसी की तो हमें बोनस मिल सकता है, पर बोनस उसी को मिलता है जिसके पास रिकॉर्ड डेट पे शेयर हो या यूनिट हो, राइट। अब आपने क्या करा, ये बोनस लेने के लिए रिकॉर्ड डेट से पहले 3 महीने के अंदर अंदर शेयर या यूनिट परचेज किया, और 9 महीने के अंदर अंदर उन यूनिट को बेच दिया। मतलब आपका पर्पस क्या था? आपका पर्पस ये था कि मैं एक बार ले लूं यूनिट, जैसे आपने 100 यूनिट यहाँ पे लिए एट द रेट 75, ध्यान से सुनिएगा, 100 यूनिट आपने लिए 75 रुपए के हिसाब से, यहाँ पे आपको 1 to 1 में 100 यूनिट बोनस मिल गए फ्री में, ठीक। और आपने ये जो 100 यूनिट खरीदे थे ये 100 यूनिट सोल्ड कर दिए, और उस दिन रेट गिर चुकी थी तो आपने 70 रुपए में सोल्ड कर दिए। अब आप डिपार्टमेंट से दोनों फायदे मांग रहे हैं, क्या कि सर जो बोनस मिला उसका तो कुछ होना ही नहीं है, वो तो ठीक है ना, तो वो इनकम है, बस पड़ा रहेगा। साथ ही साथ मुझे जो 5 रुपए का घाटा हुआ है 100 यूनिट के ऊपर, 500 रुपए का, उसका मुझे सेट ऑफ भी चाहिए। बताइए, क्या दोनों चीजें डिमांड करेंगे आप? तो भाई बोनस जो आई वो तो आ गया, बोनस का तो कोई टैक्सेबिलिटी है ही नहीं,
बोनस मिलना कोई टैक्सेबल है क्या? नहीं है, तो वो तो आ ही गया। ऊपर से 5 रुपए का घाटा जो हुआ है वो भी हमें सेट ऑफ करने दो। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं भैया, हम दोनों फायदे तुम्हें एक साथ नहीं देंगे, एक काम करते हैं, तुम्हें 500 का घाटा हुआ ना, और 500 की वजह से ये यूनिट तो मिल गई तुम्हें, तो इन 500 रुपए को इन यूनिट की कॉस्ट बना देते हैं। क्या कर दिया जाता है, ओरिजिनल यूनिट को बेचने पे जो भी घाटा हुआ है उसे बोनस यूनिट की कॉस्ट बना दिया जाता है, राइट। बताइए क्लियर है क्या? ओरिजिनल यूनिट को बेचने से अगर आपको कुछ घाटा हुआ है बोनस स्ट्रिपिंग के केस में, तो उस घाटे को बोनस यूनिट की कॉस्ट मान लिया जाता है। इससे आपका कोई बेनिफिट कम नहीं हुआ है, पर डेफर्ड हो गया है। जो सेट ऑफ आप आज करना चाहते थे वो आप कब कर पाओगे, जब आप बोनस यूनिट को बेचोगे, उससे पहले नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे लिखा गया कि सर अगर आपने अदर सोर्स में कोई इनकम कमाई है और उसको कमाने के लिए कोई भी खर्चा किया तो अलाउ हो जाएगा 50% में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि करंट रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिशिएशन, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिशिएशन और बाकी कोई खर्चा, ये सब अलाउएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और 58 कहता है कि कुछ खर्चे अलाउ नहीं है, जैसे कि पर्सनल। ये आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बीएनपी में जो हमने कंडीशन पढ़ी थी ना, ये सारी वही है। पर्सनल खर्चे अलाउ नहीं है, इंडिया के बाहर बिना टीडीएस की पेमेंट अलाउड नहीं है, सैलरी पेमेंट कर दी बिना टीडीएस अलाउड नहीं है, 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट अलाउड नहीं है, रिश्तेदार को ज्यादा पेमेंट कर दिया वो भी अलाउड नहीं है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स अलाउड नहीं है, और कैजुअल इनकम कमाने के लिए कोई खर्चा अलाउड नहीं है, और कैजुअल लॉस का कोई सेट ऑफ नहीं है। तो सारी चीजें जो हम ऑलरेडी बीएनपी में पढ़ चुके हैं वही है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कह रहा है डीम्ड प्रॉफिट। डीम्ड प्रॉफिट क्या कह रहा था, अगर आपका कोई खर्चा पहले अलाउ हो गया था अदर सोर्स में और वो खर्चा आपको रिकवर हो जाता है, तो वो आपका डीम्ड प्रॉफिट मान लिया जाएगा अंडर अदर सोर्सेज, जस्ट लाइक सेक्शन 41। हमने डीम्ड इनकम पढ़ा था सेक्शन 41 बीएनपी में, तो उसी का भाई है सेक्शन 59। बोल दो बेटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को?